लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण से नाम से आ रहा है कि लिंग निर्धारण, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो छोटा होगा बड़ा होगा बोनर, लेकिन मेन चीज है लिंग, लड़का होगा या लड़की, यानी नर होगा या मादा, ये किस पर डिपेंड करता है। कुछ सजीवों के अंदर तो यानी कुछ सजीव अपना लिंग खुद चेंज कर लेते हैं, जैसे मनुष्य नहीं कर सकता कभी भी। मनुष्य के अंदर तो शुक्राणु में इंफॉर्मेशन, अंडाणु में जो इंफॉर्मेशन होगी ना, उसी के आधार पर क्या होगा, वो लड़का या लड़की होगा। लेकिन कुछ सजीव क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो अंडे देने के बाद में उसको ताप देंगे ना, ताप देने के बाद में लिंग का डिसीजन होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की। एक सजीव तुम्हारे दे रखा है, एक सजीव है गूंगा, गूंगा या गेंगा या गूंगा जो जीव है, वो क्या करता है, वो अंडे देता है और अंडे को ताप देने के बाद में उसका लिंग चेंज, वो अपने डिपेंड, उस पर डिपेंड है। यानी जब वो अंडे को ताप देगा तभी उसका क्या होगा, लिंग डिसीजन होगा, लिंग निर्धारण होगा कि वो लड़का होगा लड़की। लेकिन मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है लिंग सूत्रों के द्वारा। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है लिंग सूत्रों के द्वारा, यानी मनुष्य के अंदर जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें से एक जोड़ी बोले 2 गुणसूत्र है, क्या किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि जो होने वाली संतान शिशु है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो 2 कारण हो सकते हैं कि कुछ सजीवों के अंदर तो अंडे देने के बाद अंडे को ताप दिया जाता है, उस पर उसके द्वारा क्या होता है, लिंग निर्धारण। यानी कुछ सजीवों में अंडे को ताप देने पर लिंग का निर्धारण होता है, और मनुष्य के अंदर लिंग सूत्रों के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण। तो 2 कारण हो गए, एक तो पर्यावरणीय कारण, भाई अंडे को ताप देने पर ही लिंग निर्धारण होगा, और एक होगा कौन सा, कि मनुष्य के अंदर पहले से मौजूद होता है लिंग सूत्र, उसके द्वारा। तो पहले ये लिख लो, फिर बाद में मनुष्य में पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। कि कुछ सजीवों में, हाँ कारण करके, कुछ सजीवों में अंडे के उष्मायन ताप द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। जैसे गेंगा, देखा था गेंगा आपने, हाँ बरसात के समय ये देखा होगा, अभी सड़कों पर घूमता गेंगा, घूम गेंगा जी होता है, इतना सा होता है, कीड़ा का होता है, हमें कलर को नहीं पता, लेकिन होता है वो ऐसा, इतना बड़ा भी नहीं होता, इतना सा होता है, बस इस अंगुली की तरह मानो, बस तो चलता रहता है वो। देखा है ना, बोल तो रहा हूँ, कलर का नहीं पता ना, कलर ऐसे तो इन गहराई से नहीं देखा, लेकिन देखा मैंने, गेंगा जानता हूँ। हाँ वो इतना लंबा तो नहीं होता, कह रहे इतनी अंगुली जितनी लंबाई होती है उसकी, और चलता है वो गेंगा ही होता है। बरसात के टाइम में यहाँ सड़क वगैरह पे खूब घूमते रहते हैं। हाँ किसमें, नहीं नहीं, चिड़ियाओं के अंदर तो इंफॉर्मेशन पहले से हो जाती है, उसके अंदर जो निषेचन होगा ना, उन्हें भी शुक्राणु होगा, अंडाणु होता है, चीज होती है, तो वो वहां तो वही काम करेगा। लेकिन गेंगा में क्या होता है कि उसके अंदर है जो निषेचन में क्या परिणामस्वरूप अंडा बनेगा ना, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके बाद उसको ताप देने के बाद वो इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें, यानी ताप देने के बाद इंफॉर्मेशन चेंज होगी कि लड़का हो गया लड़की, बस कोडिंग होगी। यदि ताप नहीं दिया गया है तो उसमें लिंग नहीं बनेगा, फिर यानी फिर वो हो सकता है कि संतान ही नहीं बनी, उसमें वो वाला है। मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र के द्वारा होता है। सुनो कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक के आधार पर होता है, जैसे आनुवंशिक के आधार पर संकरण हुआ था, तो भी आनुवंशिक का टॉपिक है कि मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक के आधार पर होता है, यानी लिंग का निर्धारण डीएनए में पाई जाने वाली जीन पर निर्भर करता है, और जीन में भी किस पर, गुणसूत्रों पर। यानी मानव में 23 जोड़ी बोले तो टोटल डबल कर दो, जोड़ी का मतलब 46, तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 23 जोड़ी में से एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने वाला होता है, 23 जोड़ी में से एक जोड़ी लिंग का निर्धारण करने वाला होता है, जो कि मानव के अंदर तो XY पाए जाते हैं, और मादा के शरीर के अंदर XX यानी XX पाए जाते हैं, और मानव के भी किसमें, मानव के शुक्राणु में और मादा के अंडाणु में पाए जाते हैं। वाली इंफॉर्मेशन तो क्या कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र
पाए जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तेईस जोड़ी में से एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करने वाला होता है। मानव के अंदर XY पाया जाता है और मादा के अंदर XX पाया जाता है। अब इनके अंदर वही जो हमने की थी, वो संकरण होगा भाई, जब निषेचन होगा तो संकरण होता है, संकरण होगा तो इधर से X आ सकता है, Y आ सकता है, और मादा में से तो हमेशा क्या आएगा, X ही आएगा, क्योंकि उसके पास दोनों क्या है, X। इसका मतलब डिपेंड किस पे है, पिता पे। यदि इधर से X आ रहा है तो होने वाला शिशु लड़की होगी, क्योंकि इधर से तो हमेशा X आएगा, वापस इधर से X आ रहा है, इधर से बाई चांस क्या आ गया, Y, तो होने वाला शिशु लड़का होगा। इसका मतलब शिशु का लड़का होना या लड़की किस पर निर्भर करता है, पिता के जीन पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। माता का कोई योगदान नहीं है, माता के समय से क्या आएगा, X आएगा, यही कारण है। तो पहले लिख लो, मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक के आधार पर होता है। मानव में आनुवंशिक के आधार पर होता है। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र नर में XY व मादा में XX होते हैं। ये तुम दायर पे पढ़ ली होंगी ये चीज, तो फालतू पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहां हमने मेंडल नहीं पढ़ा था, या मेंडल के हिसाब से संगठन करवाएंगे, है ना। इधर लिखो मैं नर और इधर मादा। नर में कौन से होते हैं, X और Y। इधर और तुम्हें पता है जब निषेचन होगा तो दोनों युग्मक अलग अलग व्यवहार करेंगे, क्योंकि पृथक्करण का नियम पढ़ चुके हैं। तो युग्मक क्या करने पड़ेंगे, अलग, इसका Y, इसके भी युग्मक क्या करने पड़ेंगे, अलग। वापस वही कि यहाँ पे तो ये जनक पीढ़ी थी, अब वापस क्या बनेगी, F1 पीढ़ी बनेगी, नहीं बनेगी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इधर से देखो ये क्या बन जाएगा, XX, फिर वापस क्या बन जाएगा, XX, ये क्या बन जाएगा, X या Y या XY। यानी जब निषेचन होगा तो 50% चांस तो किसके होंगे, लड़की पैदा होने के, तो 50% चांस किसके होंगे, लड़का पैदा होने के। तो यानी आधे लड़के हो सकते हैं या फिर आधी लड़की हो सकती, लेकिन मादा के शरीर में से तो हमेशा X गुणसूत्र ही आएगा, मादा के शरीर में से तो हमेशा X गुणसूत्र ही आएगा। लेकिन शिशु का लड़का होना यह उस पर निर्भर करेगा पिता से कौन सा गुणसूत्र आया है ना, कि यह उस पर निर्भर करेगा कि पिता से कौन सा गुणसूत्र उसको प्राप्त हुआ है, वरना मादा के शरीर में से तो हमेशा क्या आएगा, X गुणसूत्र ही आएगा। तो ये दोनों तो क्या है, लड़की है ना, और ये दोनों क्या है, लड़का है। तो इसको बना लो ऐसे, कैसे डायग्राम को पूछता है, पिछली बार पूछा है कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, तो ये भी बताना है ऐसे कि तेरे चलानी है इसमें भी। क्या कि जो संतान होगी अब नर और मादा के द्वारा जो संतान होगी, वो संतान आधे लड़के हो सकते हैं, आधे लड़की हो सकती है। अरे आधे का मतलब 50% लड़के और 50% लड़की हो सकती है। क्या संतान को मादा के शरीर से या मादा से हमेशा क्या X गुणसूत्र प्राप्त होता है, लेकिन
संतान का लड़का या लड़की हो ना, यह इस पर निर्भर करता है कि उसे पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। यदि पिता के शरीर से उसे एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो होने वाला शिशु लड़की होगी, और यदि पिता के शरीर से क्या उसे वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ तो होने वाला शिशु लड़का होगा। तो यही लिखो बस। माता के शरीर से हमेशा एक गुणसूत्र प्राप्त होता है। आधे लड़कियां, आधी आएगा क्या? इसमें माता करना, माता माता को माता कर दो। अरे देखो तो बना दो कि माता के शरीर से हमेशा गुणसूत्र प्राप्त होता है। शिशु का लड़का होना है लड़की होना पिता के लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। यदि पिता से एक्स लिंग सूत्र, निक्की लिखने में ध्यान दे। तो भूल चुकी है, सुनने की क्षमता वो तेज है। पिता से वाई लिंग सूत्र, यदि पिता से वाई लिंग सूत्र प्राप्त होता है होने वाला शिशु आप समझ गए कि लिंग का निर्धारण है, यानी लड़का होगा लड़की किस पर निर्भर करता है? उसके पिता पर निर्भर करता है, माता पर निर्भर नहीं करता। फिर भी डांट तो माता को सुननी पड़ती है, गालियां तो मम्मी की। आप समझाना जाके, आप कोई नहीं करता, करते हैं है ना, वो ही तो क्या ना। तो यानी आपको पूछे कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, है ना, तो 2 नंबर का 3 नंबर का तो पहले तो वो बनाना, संगठन बनाना, उसके बाद में ये लाइनें लिखनी है कि उत्पन्न संतान में आधे लड़के होंगे और आधी लड़कियां होगी। माता के शरीर से तो उसे हमेशा क्या एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। शिशु का लड़का होना या लड़की होना पिता के लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। यदि पिता से एक्स लिंग सूत्र प्राप्त होता है तो होने वाली शिशु क्या होने वाला शिशु लड़की होगी, और यदि पिता से वाई गुणसूत्र लिंग सूत्र प्राप्त होता है तो होने वाला शिशु लड़का होगा। ये होता है ऐसे। देखो इधर भी 23 जोड़ी, इधर भी 23 जोड़ी, लेकिन जब निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच में तो आधे किसके जाते हैं? पिता के, आधे माता के जाते हैं, यानी नर के और माता के आधे आधे ट्रांसफर होते हैं। इधर कितने आएंगे? 23, 23 में से 22 दोनों में सेम होंगे। इधर भी कितने? 22। ये 22 क्या करेंगे? शरीर की संरचना बनाएंगे, रचना, हाथ पैर कान नाक जिसके बाल वगैरह सब कुछ ये बनाएंगे। ये 22 सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। कई तो ये, और 22 में से एक जोड़ी क्या होगा? निर्धारण करने वाला। इधर भी 22 में से ये क्या आएगा? और एक में कौन सा है? ये एक्स एक्स, और इधर एक में कौन सा है? एक्स वाई। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा इधर से कौन सा जा रहा है। यदि एक्स जा रहा है तो संतान
और हम देख चुके हैं वो चीज। यानी हमेशा ऐसे ट्रांसफर होता है कि जब शुक्राणु जा रहा है और अंडाणु जब निषेचन होगा तो आधे तो नर के आएंगे शुक्राणु में और आधे मादा आएंगे। टोटल शिशु में भी कितने हो जाएंगे? टोटल देख लो चाहिए कितने 23 इसके और 23 इसके कितने हो जाएंगे? टोटल 46 हो जाएंगे, है ना? ऐसा होता है। कभी अकेले 46 इसके नहीं जाएंगे नर के, 46 के चले गए नर के, तो पापा को पैदा हुए तो पापा कहने भाई पापा को चला गया, कहने का मतलब पूरा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या आधे इसके आते हैं और आधे इसके आते हैं। इसलिए कुछ भी डिफरेंस आए लेकिन आएगा डिफरेंस, है ना? कुछ भी डिफरेंस आई तो ऐसे सोच समझने के लिए इसको उतार सकते हो आप बस। बाकी कुछ और तुम्हारा ये आनुवंशिकता का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, हाँ उतार लो ऐसे शॉर्ट में समझने के लिए। 4 ही क्वेश्चन आंसर है ना? ये 4 ही क्या करना है?